Namaskar, salam, sat sri akal and a very good evening. How is everyone? एक बार फिर से आप सबका एंजल्स की इतिहास की क्लास में स्वागत है। मैं नरेश स्वागत करता हूं आप सबका इतिहास की चर्चा पर। अब तक हमने देखा कि किस तरह से अर्लीस्ट सोसाइटीज बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब पहली बार आदमी अफ्रीका में इरेक्टस की फॉर्म में आया था, किस तरह से उसने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया और फिर वहां से प्रोग्रेस करते करते पहली बार जब आदमी ने आग जलाना सीखा तो उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आदमी का इतिहास जान करके, अपने पूर्वजों का इतिहास जान करके हमें इतना अच्छा लगता है कि किस तरह से हम हमेशा अडेप्टेबल रहे, हम बदलते रहे, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। कभी भी व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुका नहीं, रुका नहीं और पाषाण युग के उस पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में आते आते, जहां पैलियोलिथिक एज में सबसे महत्वपूर्ण घटना, अगर मेरे जैसे अध्यापक की नजर से आप इतिहास को देखेंगे तो आग का आविष्कार रहा, द फायर which eased the life, after which the man settled down, started living in caves. He was not scared of the animals and he started settling down. आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद नियोलिथिक एज आते आते, नवपाषाण युग आते आते आदमी ने खेती बाड़ी करना भी शुरू कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए, आदमी ने पहली बार जब लकड़ियां लाने के लिए, सबसे पहले उसने ये देखा कि लकड़ियां उठाकर लाने की बजाय उनको रोल करना आसान हो जाता है, उनको लाना। और फिर आदमी ने जब देखा कि गोल गोल लकड़ को अगर वो रोल करके लाते हैं तो क्यों ना, धीरे धीरे बेयरिंग का आदमी ने काम सीख लिया, व्हील का काम सीख लिया और फिर धीरे धीरे व्हील की डिस्कवरी हो गई। आदमी खेती बाड़ी करने लगा, आदमी पशुपालन करने लगा और धीरे धीरे आदमी पहुंच गया चालकोलिथिक एज तक। ये वो जमाना था जब कॉपर का अधिकतर यूज हुआ करता। आज से लगभग 6000 साल पहले और 4000 बीसी में चालकोलिथिक एज में कॉपर का यूज होने के और ब्रोंज का यूज होने के खूब प्रमाण मिले हैं। आदमी ने कॉपर को लेड के साथ और दूसरे धातुओं के साथ मिला करके और ब्रोंज बनाना सीख लिया था। एक बहुत ही विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में, अगर हम अपनी बात करें, वैसे उस समय की 4 सभ्यताएं एक साथ प्रमाण मिलते हैं, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन चारों सभ्यताएं एक साथ विकसित हुई। और कमाल की बात यह है कि हमारी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी विकसित थी कि नगर बन गए थे। नगरों को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि ये वो समय था जब
विश्व की चारों सभ्यताओं में कहीं कहीं हम सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। हमारे बर्तन बनाने का ढंग, हमारी नालियां, हमारी सड़कें जो 90 अंश पे एक दूसरे से मिलते थे, हमारी टाउन प्लानिंग देखिए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, पहले तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के वे क्षेत्र आपको दिखाना चाहता हूं जहां तक ये सभ्यता फैली थी। आप देखिए वो सप्त सिंधु का क्षेत्र, इसमें इंडस की पांचों सहायक नदियां, और अगर आप सही देखें तो आज का पंजाब, जम्मू कश्मीर, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आप नीचे आ जाइए तो पूरा गुजरात। कई बार हम लोग हैरान रह जाते हैं कि उस समय जहाज को ठीक करने का, जहाज रिपेयर करने की टेक्निक हमने विकसित कर रखी थी, और हम केवल लोथल में सामान उतारने और सामान लोड करने की ही प्रक्रिया नहीं किया करते, बल्कि हम दूसरे देशों से आए हुए जहाजों को भी रिपेयर किया करते। इसके प्रमाण मिले हैं। डॉकयार्ड बहुत समृद्ध था उन दिनों में हमारा। यहां पर बहुत सारी सभ्यताओं के, जो समकालीन सभ्यताएं हैं, वहां के सिक्के मिले हैं। इस बात का प्रमाण देते हैं वो सिक्के हमारे यहां मिलना इस बात का सबूत है कि नंबर एक, वहां से व्यापार खूब था, और दूसरी बात ये कि हम एक समृद्ध सभ्यता थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सरप्लस की सभ्यता थी। आप अंदाजा लगाइए, आत्मनिर्भर की बात करते करते आजकल की सरकारें 70 साल हो गए, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। लेकिन उस समय की सभ्यता आत्मनिर्भर थी। यही कारण है कि विदेशी सभ्यताओं की करेंसी हमारे यहां मिलती है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि हम उनको अपनी चीजें, हिमालय की जड़ी बूटियां, हमारा अनाज, हमारे बनाए हुए पॉट्स, वो डिजाइनदार पॉट्स, वो लोग लेकर जाया करते, और उसके बदले हमें बहुत सारी धनराशि उपलब्ध हुआ करती। बच्चों, देखते देखते एक इतनी विकसित सभ्यता जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, उसका भी डिक्लाइन होता है, वो खत्म हो जाती है। आप देखिए उस समय की कुछ बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सिटाडेल है मोहनजोदड़ो, जो कि उस समय का एक शहर हुआ करता। उन दिनों की टाउन प्लानिंग आप देखिए। ग्रेट बाथ, जो सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, नाम भी इसीलिए इसका पड़ा, ग्रेट बाथ। आप अंदाजा लगाइए एक साथ कितने लोग स्नान कर सकते थे। और हैरानगी की बात यह है, हम पढ़ चुके हैं कि जो सबसे बड़ा हॉल मिला है, टाउन हॉल जहां मीटिंग हुआ करती, वो लगभग 70 मीटर लंबा था और लगभग 23.5 मीटर चौड़ा था। वो आजकल इतना बड़ा हॉल बनाने में बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी के बावजूद। वो कितनी विकसित टेक्नोलॉजी रही होगी जब उस समय लोगों ने लगभग 69 मीटर लंबा और 23.5 मीटर चौड़ा हॉल बनाया होगा। उस समय की ड्रेंज, और सबसे बड़ी बात, आप एक बार उस समय की नाली पे ध्यान दीजिए। आजकल इस तरह की नालियां शहरों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इतनी सुंदर नालियां उन दिनों में, यह प्रमाण है कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। उस समय का आर्ट और आर्किटेक्चर, दोस्तों, डांसिंग गर्ल इस बात का सबूत है कि ब्रोंज का काम कितना सुंदर हुआ करता उन दिनों में। आप देखिए, इसे हम आपको बहुत काफी नजदीक से दिखाना चाहते हैं। हड़प्पा सील्स, ये कुछ उस समय की सील्स हैं, और ये अधिकतर जो सील्स हैं
पशुपति की सील इनमें सबसे रिमार्केबल है। आप देखिए पशुपति की सील, ये उस समय के गॉड हुआ करते, और उस समय के दो तीन तरह के गॉड बड़े फेमस हैं। इन सब गॉड्स को इन सील्स पे दिखाया गया है। देखिए वैदिक काल में, क्योंकि हम वो भी पढ़ चुके हैं, वैदिक काल में वो 33 देवता, और इन दिनों में पशुपति बहुत फेमस ये चीजें हैं, और हमें जानना चाहिए अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये सभ्यता खत्म होती है। मैं एक बार आपको उस समय के कुछ खिलौने मिले हैं वो और दिखाना चाहता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के खिलौने। और ये जो खिलौना है विशेषकर, ये सारी दुनिया में आजकल चर्चा का विषय है। इस खिलौने के नाम से कुछ लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे बड़ी पहचान अगर कोई देता है तो हमारा डॉकयार्ड, ये खिलौना, डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ और सिटाडल, इनको सबसे बड़ी ये ऐसे हैं कि दुनिया भर के देशों में इनकी चर्चा होती है। उस समय ज्वेलरी बननी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं जिस बात पर अब आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि इतनी विकसित सभ्यता जो लगभग 500 साल तक पराकाष्ठा पर रही, सारी दुनिया को सबसे अग्रणी रही, उसका अंत हुआ। और बड़े मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महामारी ने उस सभ्यता का अंत किया होगा। कुछ का कहना है कि शायद बाढ़ आई होगी। कुछ का ऐसा मानना है कि शायद भूकंप, क्योंकि जिस हिसाब से जितना नीचे इनके रिमेन्स दबे मिले हैं, उससे यह भी लगता है कि हो सकता है भूकंप आए हों और ये सभ्यता के शहर काफी नीचे दब गए। लेकिन कभी कभार इतिहासकार ये कहते कि शायद सारी प्रकृति की ये जो सारी विपदाएं थी, शायद एक साथ आ गई। और केवल यही नहीं, ये वही समय था जब आर्य भारत में आए। देखिए, मैं यहां उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि आर्यों के बारे में मत 3-4 हैं। आर्यों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो तो भारत के ही निवासी थे। हम उन सभी बातों पर बात करेंगे। एक अध्यापक के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जितनी भी बातें हैं, इतिहासकार जितनी बातें करते हैं आर्यों के बारे में, उन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से यहां यह बताना आवश्यक है, चाहे आर्य यहां के निवासी थे या बाहर से आए, बाहर से भी आने पर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण रूस से आए। और यहां तक भी कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव से आए। उत्तरी ध्रुव तक की भी बात की गई है। उस बर्फीले स्थान से आर्य आए जहां लगभग रहना असंभव हो जाता है आदमी का। तो इन सब पर बात करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के अंत में आर्यों का ताकतवर होना और इनको बार बार युद्धों में हरा देना भी एक कारण लगता है। क्योंकि देखिए, हम आगे पढ़ेंगे वैदिक कालीन सिविलाइजेशन को जब हम पढ़ेंगे, आर्यों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जहां आर्यों के बारे में एक जगह पर वर्णन किया गया है कि वो बड़े सुडोल हुआ करते, लंबे तगड़े हुआ करते, सुंदर बालों वाले हुआ करते, वो गोरे चिट्टे हुआ करते। देखिए, कंकाल जो मिलते हैं उत्तरी भारत में, विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां सबसे पहले आर्य रहे और बाद में गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र में फैले। मित्रों, कंकालों से ऐसा नहीं लगता कि वो सारी बातें सच्ची हैं।
जो दबे हुए कंकाल मिले हैं वो मिले जुले मिलते हैं। कुछ बड़े लंबे तगड़े लोगों के कंकाल दबे हुए मिले हैं, हो सकता है शायद वो आर्य हो। कुछ सामान्य लोग जो हम आजकल देखते हैं, और खासकर जो दक्षिण भारत के जो लोग देखते हैं, छोटे कद के लोग, थोड़े सांवले रंग के लोग, ऐसे भी कंकाल मिले हैं। तो इससे भी ये पता चलता है, वैज्ञानिक आधार पर जब हम देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि शायद आर्यों ने द्रविड़ों को युद्धों में जब हराया तो शायद उनमें से कुछ फिर भी गए नहीं यहां से, और आर्य धीरे धीरे उनके साथ मिक्सअप हो गए, जबकि अधिकतर द्रविडियन विंध्या पार कर गए और वो आजकल का जो तमिलनाडु है, जो कर्नाटक है, जो केरल है, आंध्र प्रदेश है, उन क्षेत्रों में जाकर के सेटल हो गए थे। तो शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के उन लोगों के रिमेन्स तो आर्यों ने जी भर के डिस्ट्रॉय किए, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद के जो अवशेष हमें मिले हैं वो फिर से टूटी फूटी झोपड़ियां, जबकि समय बाद का है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक नगरीय सभ्यता समाप्त हो जाती है और फिर से बिल्कुल झोपड़ियों पे छोटे छोटे गांव, और जैसे सभ्यता का विकास फिर से हो रहा हो, ऐसे छोटे छोटे गांव फिर वो बन जाते हैं जनपद, फिर से बनते हैं महाजनपद, और फिर वो 16 महाजनपद जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली होकर के उभरता है। यहां ध्यान रखिएगा, मैं जरासंध के समय यानी कि महाभारत के समय के मगध की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय तो ऐसा लगता है कि शायद हस्तिनापुर सबसे शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन उसके 1000 साल और आगे जब हम जाते हैं तो हम पाते, यानी कि आज से लगभग 3400-3500 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है कि मगध उतना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि मगध की स्थापना का श्रेय निश्चित रूप से बृहद्रथ और उसे कुछ हद तक थोड़ी सी शक्ति देने का श्रेय जरासंध जैसे राजाओं को जाता है, लेकिन निश्चित रूप से शक्तिशाली मगध बनता है नंद वंश के समय पर। शक्तिशाली मगध बाद में बनता है, और इतना शक्तिशाली बनता है कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है, आज से लगभग, अगर मैं आज से बात करूं तो लगभग 2300 साल पहले, जब अलेक्जेंडर यहां पर आक्रमण के लिए आया, इस बात का विवरण मिलता है कि अलेक्जेंडर भारतीय राजाओं में केवल मगध से घबराता था। मगध की ताकत के किस्से उसने सुन रखे थे, और कारण बहुत सारे रहे, उनमें से चंद्रगुप्त और चाणक्य शायद सबसे बड़े कारण रहे, गुरु शिष्य। लेकिन निश्चित रूप से मगध के जो किस्से सुन रखे थे, उन्होंने भी काफी दिन तक अलेक्जेंडर को रोके रखा। आप अंदाजा लगाइए कि हिंदू कुश पर्वत पार करने के बाद छोटे छोटे कबीलों को हरा देने के बाद अंबिक कुमार के स्वागत कर देने के बावजूद, अंबिक कुमार जाकर के मिल लिया, संधि कर ली, उसके बावजूद भी सतलुज तो पार कर लेता है, लेकिन व्यास पार नहीं करता है। बहुत दिन तक उसे रुकना पड़ता है वहां पर, और इस बीच पुरु से, राजा पोरस से
उसका युद्ध उसकी एक छोटे से राज्य से, देखिए पुरु कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन जो राजा पोरस की जो युद्ध शैली देखी अलेक्जेंडर ने, वो अवाक रह गया। और यहां वो आश्चर्य में इसलिए पड़ गया कि राजा पोरस के बहादुरी के किस्से ज्यादा नहीं सुन रखे थे उसने। अगर एक इतने छोटे क्षेत्रीय राजा ने उसको इतनी बड़ी टक्कर दे दी, तो उसको लगा फिर मगध क्या होगा। वो किस्सा हम सब जानते हैं, हमारे दादा परदादा ने हमारे माता पिता को सुनाया और हमारे माता पिता ने हमें सुनाया कि जब पोरस युद्ध हार जाते हैं और उनसे जब पूछा जाता है, देखिए करीब 12,000, अगर मैं सही हूं तो 12,000 सैनिक मरे थे। इतना भीषण युद्ध हुआ था। और आप अंदाजा लगाइए, उन दिनों की जनसंख्या में 12,000 सैनिक राजा पोरस और यमन सेना के मिलाकर के, ये छोटी हानि नहीं थी। कई दिन तक भीषण युद्ध चला था। उसके बाद जब राजा पोरस गिर गए, वो बंदी बना लिए गए, और जब ये पूछा गया कि कैसा व्यवहार करें, तो कहा गया, उत्तर मिला कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। अवाक रह गया सिकंदर। उसने केवल अभी तक भारत के छोटे छोटे कबीलों के आपस में लड़ते रहने के किस्से सुने थे। उसने अभी तक यमन सेना में भारतीय देवी देवताओं को कैसे खुश किया जाता है, ये सब बातें सुनी थी। अंबिक का स्वागत देखा था, मगध की शक्ति के किस्से सुने थे, लेकिन एक छोटी सी सेना उसको इतना अचंभित कर देगी और इतना बड़ा नुकसान कर देगी, ये सोचा नहीं था। और इसीलिए पोरस की स्वतंत्रता की लालसा देखकर ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने ये कहा कि योद्धाओं का सम्मान करना मैंने सीखा है और मैं आपको, आपके राज्य को स्वतंत्र ही रहने देता हूं। और कभी भी उन्होंने हार के बावजूद उस राज्य की तरफ दोबारा उस आंख से नहीं देखा कि उसे गुलाम बनाया जाए, जबकि वो आगे भारत में बढ़ने की लालसा रखता था। इस समय उसकी सेना बीमार रहने लगी, बहुत सारे सैनिकों को घर की यादें आने लगी। इस समय चंद्रगुप्त का उसकी सेना के अंदर से भारतीय सैनिकों को भड़का देना और चाणक्य का बाहर से छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा करके यमनों के विरुद्ध एकत्रित कर लेना। और कहा तो यहां तक जाता है कि शायद चाणक्य ने उनको कोई ऐसी दवा भी दिलवा दी थी जिससे वो ज्यादा बीमार होते चले गए, और वापसी में वो अपने जीते हुए क्षेत्रों में सतलुज के उस पार, केवल वो इंडस के उस पार, वो अपने जीते हुए क्षेत्रों में सेलुकस को जरूर छोड़ करके गए। अपने सेनापति को वो यही का राज्य दे गए। वापस जाते जाते वो ज्यादा बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। हम आगे बात करेंगे, आज इतिहास पे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा चाय का ब्रेक ले लेते हैं और फिर दोबारा आपसे बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कुछ मम्मी से नींबू पानी बनवा के पी लीजिए। धन्यवाद। वेल, तो I have got my tea. You also arrange for a lemon water or whatever you like. और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि अपनी पराकाष्ठा पे थी, हमने देखा कि किस तरह से उसका
अंत हो गया और रिवर वैली सिविलाइजेशंस चारों की चारों उसी टाइम पे फली फूली हम सीख चुके हैं, चाहे वो टिग्रिस यूफ्रेटस की बात हो। देखिए, ये तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है और ये टिग्रिस यूफ्रेटस की बात है। ये अच्छा, ये सभी चारों की चारों सभ्यताएं, बल्कि कुछ लोग पैलेस्टाइन सभ्यता की भी बात करते हैं अलग से कि उसी समय, तो अगर इसको गिनेंगे तो 5 होंगी। इन चारों को मुख्यतया सभी पढ़ाते हैं नील नदी के आसपास, अक्रॉस द in the Nile River Valley, the Egyptian civilization, then Mesopotamia, the Tigris, Euphrates, then of course the Harappa, the Indus civilization, and then we talk about the Hong Ho, the China civilization. Okay, all these civilizations were river valley civilizations. They all flourished along the rivers. Those were the times when people flourished along the rivers. And there came a time when all these civilizations ended. If we talk about the decline of the Harappa civilization, we have already talked about that the exact cause for declination is not known, whether it was earthquake or floods or anything else, but maybe it was a combination of all, including the invasion of the Aryans. So then starts a new civilization, the Vedic civilization, the Vedic age, the coming of the Aryans. In about 1500 BC, the Aryans started coming. If we believe them to be Central Asian people, they began to enter the Indian subcontinent from the northwest of the Hindu Kush. They first settled in the Punjab region, and see, again I would like you to, they first settled here, the the green the green one, and then later on they spread in this region, Gangetic, the Doab region. Okay, so the Vedic age began in India in about 1500 BC and extends up to 500 BC. This age is also called the Epic Age. The two great epics, the Ramayana and Mahabharata, were written during this period, and the Aryan developed the Vedic culture based on the Vedas. We have already talked about the four Vedas, the four ashrams, and the four Varnas during this period. देखिए, if I can draw your attention to the Indian scripture, the Vedas, the Smritis, Darshan Shastra,
Purans, and of course the historical text, the Ramayana, the Mahabharata, all that, those epics, and the writings of the Rasik, the Bhakti saints, all this Indian scripture, this was developed and it had richness. Let's have a glimpse of the Samved. The Samved was the book of the songs. Okay, and if we talk about the Rig Ved, the oldest one, the it was the closest to the Indo-European language and contains the earliest form of all Sanskrit mantras, right from 1500 BC to 1000 BCE, and it is divided into 10 books called the Mandals, contains 1028 hymns in the praise of various gods and goddesses. Then Samved, we have talked the book of songs. कहा जाता है कि भारत का जो संगीत है, म्यूजिकल नोट्स हैं, वो भी इसी से ली गई और ऑलमोस्ट they were completely drawn. And if we talk about the Yajurved, it was the book of the rituals. Yajurved is also a liturgical collection and was made to meet the demands of a ceremonial religion. So it was basically all about the wisdom of sacrifices. It lays down various sacred invocations. Yajur. Yajur is invocations. And these invocations were chanted by a particular sect of priests. Then, if we talk about the Atharvaved, the book of spells, Athar, the wisdom of the Atharvans, is also called the families of the Atharvan sect of the Brahmins. Then we talked about the Darshan Shastra, Purmimansa, Nyay, Vaisesik, Sankhya, Yog, and Uttar Mimansa. So, having talked about all this Indian scripture and the epics, see, Aryans started with a village life, but slowly and steadily they developed into a city life. And then, of course, came the time of the rise of the Janpadas, Mahajanpadas, and the kingdoms. देखिए, Vedic age, which was spread across the Indo-Gangetic in the early Vedic age, people did not have a settled life. They settled later on. Then came the age of the Mahajanpadas. Let's have a look on all the 16 of them. The
गंधार, कंबोज, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मथुरा रीजन, मत्स्य, आजकल का जो राजस्थान जयपुर का जो क्षेत्र है, अवंती, देन कम डाउन, अस्माक, वतासा, मगध, अंग। वज्जी बहुत इम्पोर्टेंस है वज्जी का, और हमने देखा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार ये चैप्टर। ये वो 16, ध्यान दीजिएगा। गांधार की कैपिटल हुआ करती तक्षशिला, आजकल पाकिस्तान और कश्मीर में कंबोज। राजापुरा हुआ करती कैपिटल, नियर गंधार। मत्स्य, वैराट, जयपुर आजकल का जो है। सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। कुरु, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, काम्पिल्य उत्तर प्रदेश। कोसाला, सरवस्ती उत्तर प्रदेश। और काशी उत्तर प्रदेश। वत्सा, कौसाम्बी, माल, कुशीनारा, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, मगध, राजगृही, चेदी, सुक्तिमती, बुंदेलखंड, अवंती, उज्जैन और अस्माका, पटली। तो इस तरह से इनमें से भी सबसे शक्तिशाली उभरता है फिर मगध। ये बिंबिसार, अजातशत्रु इसको शक्ति देना शुरू करते हैं, और फिर बाद में नंद वंश के समय पर ये सबसे शक्तिशाली हो जाता है। आप देखिए, वज्जी कन्फेडरेसी के बारे में हम बात कर रहे थे। वज्जी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिक। द वज्जी स्टेट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 8 clans, of whom the most famous was the Lichvis, and the capital was the Vajji, was located in the Muzaffarpur district in the Bihar. Vajji was a prosperous state in those days. According to Buddhist and Jain texts, the Lichvis were Kshatriyas. Mahavir and Buddha were also related to the Lichvis. So, Vajji Confederacy was a very important one. Then we talked about the new ideas, Upanishads, Jainism and Buddhism. उपनिषद की हमने अभी अभी बात करी। हमने बात करी दर्शन शास्त्र की, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और उत्तर मीमांसा की हमने बात करी। Mahavir, who was born in 540 BC in the royal family, he lived for 72 years, and the teachings of Mahavir were simple. He based his teachings on 3 thoughts: right faith, right knowledge and right conduct. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू महावीर, humans, animals, plants had soul. Therefore, no injury should be done to them. Mahavir preached his disciples to follow the 5 principles, and those 5 principles were ahimsa, satya, aste, त्याग और ब्रह्मचर्य. These were the 5 things which Mahavir preached. And talking about
Buddha, Gautam Buddha. He was born in 563 BC, Lumbini in Nepal, and he stressed on four noble truths. All life knows sufferings. Nobody gets what they want of life. The cause of suffering is ignorance and clinging. There is a way to end suffering, and the eightfold path is the way to end the suffering. क्या था ये eightfold path? ये था right understanding, right aspiration, right effort, right speech, right conduct, right livelihood, right mindfulness and right concentration. ये सब अगर होगा then the main gain इससे जो होगा आदमी को that was निर्वाण. आगे चल के बुद्ध की डेथ के बाद बुद्धिज्म के भी दो सेक्ट हो गए, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म. महायान वो लोग जो बुद्धा को रिलीजियस गॉड के रूप में देखते थे, और हीनयान वो लोग हैं जो बुद्धा को रिलीजियस टीचर के रूप में देखते हैं. तो इस तरह से बुद्धिज्म का बाद में डिक्लाइन भी हुआ, और हमने बात करी थी कि किस तरह से फिर मौर्य वंश चंद्रगुप्त और चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश करते हैं और मगध पर शासन उनका हो जाता है. 322 बीसी से 185 बीसी तक तीन शासक मौर्य डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, मौर्य वंश को पीक पर पहुंचाते हैं. 322 से 298 बीसी, लगभग 24 इयर्स तक चंद्रगुप्त का शासन होता है, और 298 बीसी से 273 बीसी शासन रहता है बिंदुसार का. बिंदुसार के समय वो और एक्सटेंड करते हैं. बिंदुसार के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने, एक जगह जिक्र है कि दो समुद्रों के बीच विजय हासिल करी. तो ये जो दो समुद्र थे वो ऐसा माना जाता है कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की बात की जाती है. और फिर उसके बाद अशोक के समय, देखिए शुरुआती दिनों में ही अशोक, क्योंकि वायसराय रहे थे उज्जैन और तक्षशिला के, तो इसीलिए उनके पास काफी अनुभव था. वो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल प्रशासनिक अनुभव के बिना राजा बन गए थे. उनको बिंदुसार के समय ही वो काफी रफ और टफ बन चुके थे, और इसीलिए अशोक आगे चल के बड़े सशक्त बनते हैं, बड़े कामयाब होते हैं. कलिंग युद्ध एक ऐसा मोड़ रहा उनकी जिंदगी में कि कलिंग युद्ध के बाद फिर उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया. देखिए अशोक का जो चेंज ऑफ हार्ट रहा, इसके माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. बिंदुसार को दिखाया गया है, और तक्षशिला में जब
रिबिलियन हुआ तो अशोक से कहा जाता है कि आप जाइए और तक्षशिला में तुरंत क्रश कर दीजिए रिबिलियन को। अब अशोक तक्षशिला जाते हैं और वहां लोगों के दिलों पर छा जाते हैं और इस तरह से बिंदुसार बड़े खुश होते हैं। लेकिन सुषमा जो उनके दूसरे भाई हैं और जो दूसरे राजकुमार और दूसरे जो लोग थे, उनको एक डर बन जाता है कि इसका मतलब अगला जो राजा होगा वो तो अशोक ही होने वाला है। बिंदुसार बुजुर्ग हो चुके थे, बीमार थे। अशोक इस समय राजधानी से बाहर थे, तक्षशिला में थे। तो सुषम फायदा उठाना चाहते हैं कि वो पिता से बात करें और उन्होंने बात करी कि मैं आपका सक्सेसर मुझे होना चाहिए, आपकी लिगेसी को आगे ले जाने का मुझे हक मिलना चाहिए। इस तरह से सुसीम बात करते हैं और दूसरी तरफ जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने अशोक की योग्यता उस समय तक देखी थी, वो अशोक को चाहते थे कि उनको राजा होना चाहिए। अशोक ने अटैक किया पाटलिपुत्र, उसने भाइयों को हराया और फिर उसने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया 8 इयर्स तक लगातार। और शुरू में किंग अशोक के बारे में बौद्ध धर्म में ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने हिंसा का बहुत ज़्यादा सहारा लिया, तो बौद्ध भिक्षु बहुत खुश नहीं थे उनसे। लेकिन बाद के दिनों में जब उन्होंने अहिंसक रास्ता अपना लिया, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, तो बौद्ध भिक्षु उनसे काफ़ी खुश हुए। बाद में तो अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया है। वो कहते हैं, गो महामाता, टीच द पीपल ऑफ माई किंगडम टू लिव पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस। देखिए, अशोका got Buddha's teachings and principles of Dhamma inscribed on rocks and pillars as edicts. He referred to himself as Devnam Priya, beloved of gods, Priyadasi, one who regards others with kindness. He spent rest of his years planting trees, building roads, digging wells, building rest houses, hospitals. तो इस तरह से कलिंग युद्ध के दृश्य के बाद इतना ये लगभग इस तरह का वो दृश्य था कलिंग युद्ध के बाद। और उस समय जब अशोक को लगा कि लगभग 1.5 लाख लोगों को मारा, दे वर कैप्चर्ड, तो उसको मिला क्या? 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग कैप्चर हुए, और उसके बाद मिला क्या?
सब कुछ तो खत्म हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग, जो आजकल का उड़ीसा है, वहां सभी युवा तो खत्म हो चुके थे, वहां केवल स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध बचे थे, और स्त्रियां भी लड़ने के लिए आ गई थी। तो इस तरह से ऐसा दृश्य, जिसके बाद इतना बदलाव अशोक में आया। लेकिन क्योंकि अशोक ने अब बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद सेना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो सेना बहुत कमजोर हो गई थी। और यही कारण है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, फिर ज्यादा समय तक पूरे भारत को एक एम्पायर के रूप में, एक बड़े एक सूत्र में बांधकर रखने की जहां तक बात थी, वो नहीं रख पाए। और धीरे धीरे फिर से भारत छोटे 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 राज्यों में बंट गया। हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक का, क्योंकि हम 2 बार इस पर बातचीत कर चुके हैं, रिवाइज कर लीजिए। फिर कोई समस्या हो तो हम फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे इतिहास की चर्चा पर, और फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।